कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। कि मैं पहलवान हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज ये है। जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ना मेरे को कुश्ती की वजह से आया है। हार हो जीत हो, बुरा टाइम हो अच्छा टाइम हो, मैं हमेशा आगे बढ़ता ही रहा। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ते ही रहने का नाम जिंदगी है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बॉक्सिंग करना है तो भैया दो चीजें तो करनी पड़ेंगी। एक तो मारना पड़ेगा, एक मार खानी पड़ेगी। बहुत जरूरी है दोनों चीजें। अगर आप इन चीजों के लिए तैयार है तो बॉक्सिंग कर लो। और बॉक्सिंग इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं बड़ा आसान है। बॉक्सिंग वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंजरस स्पोर्ट माना गया है। किसी भी फील्ड में हो, लाइफ का एक ही फंडा है, स्ट्रगल तो देखो साथ में रहता है। जो स्ट्रगल करता है कहानी भी उसी की बनती है। कहानी सबकी एक होती है, संघर्ष भरी कहानी होती है सभी की। मैं पहलवान हूँ, मेरे छोटे भाई विजेंद्र बॉक्सर हैं, दीपक हुड्डा कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, और हम तीनों ही ग्रामीण अंचल से आते हैं। और आप तकरीबन आप सभी भी ग्रामीण अंचल से होंगे यहाँ पे। तो आपकी और हमारी कहानी सेम है। जो संघर्ष आपके माता पिता ने किया है आपको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे माता पिता ने भी वही संघर्ष किया है। तो मैं पहलवान रहा हूँ। तो मैंने कुश्ती की जो अपने कैरियर की शुरुआत की, मैं जब 7 साल का था जब मैंने कुश्ती की शुरुआत की। मेरा गांव बैसवाल कला है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे माता पिता दोनों अध्यापक थे, पर भगवान का कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद था मेरे पे कि मैं अखाड़े की तरफ गया और मैं पहलवान बन गया। खेल कोई भी हो या काम कोई भी हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मेरे कुश्ती कैरियर में मेरे 5 ऑपरेशन हुए दोनों पैरों पे। बैक प्रॉब्लम मुझे हुई, शोल्डर प्रॉब्लम मुझे हुई। पर मेरे बचपन में 96 में मैंने एक ओलंपिक मेडल का सपना देखा था। वो सपना देखा था मैंने, लिंडर पेस खिलाड़ी है, लिंडर पेस टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं, ओलंपिक मेडल आया था उनका 96 में। उनको टीवी में देखा था मैंने, और टीवी में की पता लगा था कि भाई ओलंपिक में मेडल आया। मेरे पिताजी ने बताया कि ओलंपिक मेडल आया इनका, और 4 साल में ओलंपिक एक बार होता है। तब मेरे मन में था कि मैं भी ओलंपिक में मेडल जीतूंगा। और वो ओलंपिक मेडल का 96 में जो मैंने सपना देखा था 2012 में जाके पूरा हुआ। 2004 ओलंपिक मैं बिना पदक के वापस आया, 2004 एथेंस ओलंपिक से। 2008 ओलंपिक बीजिंग, जहाँ पे मेरे भाई विजेंद्र का ब्रॉन्ज मेडल आया था, मैं बिना मेडल वहाँ से वापस आया। क्वार्टर फाइनल तक का सफर मैंने तय किया। 2012 में मेरे को वो मेडल मिला जो मैंने सपना देखा था। 2016 का ओलंपिक भी मैं खेला, पर वहाँ पे मेरे को मेडल नहीं मिला। और मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप हमेशा कामयाबी नहीं मिलते, बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए। और खिलाड़ी के जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, चाहे कोई भी खिलाड़ी रहा हो, उसको अपने घर से दूर रहना पड़ता है। बचपन में ही जब मैं 13 साल का 14 साल का था, जब मैं दिल्ली रेसलिंग ट्रेनिंग के लिए चतरा स्टेडियम में आया था, और उसके बाद घर अभी जब कुश्ती, तब तक मैंने कुश्ती की मैं घर नहीं गया। साल 6 महीने में कभी तो त्योहारों पे जाते थे। तो खिलाड़ी की लाइफ बड़ी अलग होती है, बड़ी कठिनाई पूर्वक होती है। आर्थिक स्थिति खिलाड़ियों मध्यम परिवार से आते हैं तकरीबन खिलाड़ी, मेहनत करनी, अपनी डाइट का देखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है खिलाड़ी के लिए। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं 4 ओलंपिक खेला, जिसमें एक ओलंपिक में मैंने मेडल जीता। एशियन गेम्स में 2014 एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड जीता। 2006 एशियन गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वैसे मैं बताना नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ खिलाड़ी के लिए क्या कठिनाइयाँ होती है। 2006 एशियन गेम्स दोहा में जब थे, वहाँ से दोहा में जाने से 2 दिन पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मैं नहीं जाना चाहता था, पर मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मेरे को जबरदस्ती भेजा कि जाइए आप। जो अभी पिताजी याद नहीं है, तो वो भी यही चाहते कि आप ओलंपिक एशियन गेम्स में मेडल जीतो। ना चाहते भी जाओ, वहाँ पे मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। पर मेरे को लगता है कि 2014 एशियन गेम्स में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो मेरे पिताजी का सपना मैंने तब पूरा किया। हम सभी सपने पूरा करने के लिए आए हुए हैं। आप भी जितने स्टूडेंट हो सपना पूरा करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ते हो। आपका सपना हो या आपके माता पिता का सपना हो या कुछ और हो, ये बिना टारगेट के कोई कहीं नहीं आता, कोई कहीं नहीं जाता। 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 और 14 में मैंने देश के लिए गोल्ड जीता। एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। पर सबसे अच्छी बात यह है, मैं मानता हूँ कि मैं पहलवान हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है, जिंदगी की कठिनाइयों से
लड़ना मेरे को कुश्ती की वजह से आया है। हार हो जीत हो, बुरा टाइम हो अच्छा टाइम हो, मैं हमेशा आगे बढ़ता ही रहा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ते ही रहने का नाम जिंदगी है, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आप सभी ओलंपिक चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखो, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो, शायद किसी का टारगेट ओलंपिक चैंपियन बनने का आप में से होगा भी नहीं। इतने बच्चों में एक बच्चा, पर मैं यही बोलूँगा अगर खिलाड़ी है तो आप बड़ा सपना देखिए, ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन बनने, उसको पूरा कीजिए। तो आप सभी के भी सपने होंगे, आप मेहनत कीजिए। और उतार चढ़ाव जिंदगी में हमेशा आते रहते हैं। हमारी जो आर्ट बीट है वो भी एक लाइन में रहती है, वो भी ऐसे चलती है, आपने ऐसी इसी जो होती है ऐसे चलती है। तो हमारी लाइफ भी यही है, अगर जिस दिन हमारी लाइन सीधी होगी उस दिन हमारी जीवन लीला समाप्त है। तो आपके जीवन में भी ऐसे ही जो ऊपर नीचे चलते हो, ये है ना, जो जिंदगी ऐसी ही चलेगी, आप उससे घबराना नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरी छोटी सी बस स्टोरी है। मैं बचपन में गांव से निकला, बचपन में ओलंपिक मेडल का सपना देखा, वो सपना मैंने पूरा किया। आज मैं जो सपना देखता हूँ, एकेडमी चलाता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे एकेडमी जो बच्चे हैं वो हमसे भी बड़े खिलाड़ी बने, वो ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं, ओलंपिक चैंपियन बने। चैंपियन चैंपियन ही होता है। दीपक भाई है, विजेंद्र भाई है, इनका भी सपना यही है कि हमसे भी अच्छे खिलाड़ी खेल से निकले और हिंदुस्तान का नाम खेलों में भी एक विश्व स्तरीय मुकाम हासिल करे। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट। भाई साहब ने बताया कि आपको ओलंपिक में अगर सब बड़ा बनना है तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। और सपने में आप कुछ भी बन सकते हैं, सपने में आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, सपने में आप एक्टर बन सकते हैं, सपने में आप कुछ भी बन सकते हैं, राइट। तो हमारी लाइफ है, जिस तरह के सपने देखना चाहोगे वैसे बन जाओगे। अभी भाई साहब मैंने एक्टिंग का एक वो देखना शुरू किया, मैं एक्टर बन जाऊं। एक दो मूवी करी है, लेकिन अगले महीने एक दो और शूटिंग शुरू हो रही है हमारी मूवी की। तो मैं एक्टर बनना जा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ। और रही बात लाइफ स्टोरी की, जब कोई बायोपिक बनेगी तब सुनना हमारी लाइफ स्टोरी। ऐसे बताने में मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज आप लोग बोर हो जाओगे। बिकॉज किसी की स्टोरी सुनना तो कईयों को पसंद आता, कईयों को नहीं आता। तो मैं विजेंद्र सिंह, बॉक्सर, एक्टर, और एक इतना ही काफ़ी है अभी। और उसके बाद जब मैं नेता बन जाऊंगा तब वो पॉलिटिशियन भी लगा दूंगा। तो लगा दिया उन्होंने, लगा दिया पीछे ऑलरेडी। थैंक यू। अब दीपक हुड्डा जी बताएंगे। हमारे बीच में कुश्ती जगत की शान बड़े भाई योगेश्वर दत्त जी बैठे हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया आप सबको। बॉक्सिंग जगत की शान है बड़े भाई विजेंद्र सिंह, इन्होंने छुपा लिया आपसे। एक्टर है ना, बोला कि बायोपिक आएगी तभी बताएंगे। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी तो नहीं रहा इनके जितना। योगेश्वर भाई साहब तो, हम जब खेलते थे, मैं 2014 एशियन गेम्स के कैंप में था। खिलाड़ी ये बड़े हैं, पर दुर्भाग्य ये है कि कबड्डी ओलंपिक में नहीं है। ये तो ये ओलंपिक चैंपियन होते हैं। हमारी इंडिया की टीम पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी है। नहीं भाई साहब, नहीं, देखो ये फैक्ट है, हम आइडल मानते थे इनको। योगेश्वर दत्त जी, इनकी फिटनेस को देख के लगता था कि भाई को दूर से ही इनको चाहे 2-3 ज्यादा कपड़े पहना के ढक लो, लगता था भाई कोई तगड़ा खिलाड़ी आ रहा है। आइडल थे हमारे लिए। मैं दीपक हुड्डा हूँ, अर्जुन अवार्डी हूँ, भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान रहा हूँ। योगेश्वर जी ने बोला कि मोस्टली हो सकता है आप भी ग्रामीण इलाके से हों, मिडिल क्लास फैमिली से हों, लेकिन सब तरीके के होंगे आप सब। अच्छी फैमिली से भी होंगे, सिटीज से भी होंगे, गांव से भी होंगे। मैं रोहतक के पास एक छोटे से गांव से हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बैकग्राउंड बड़ा हम्बल रहा है, स्ट्रगल भरी लाइफ रही है। बिकॉज माई पेरेंट्स दोनों बचपन में ही चले गए थे। माँ तो जब मैं 3 साल का तभी चली गई थी। और ये किसी भी कोई स्टार खिलाड़ी है या कोई प्रेरणादायक है, वो अपनी स्टोरी बताता है तो इसलिए नहीं कि उसकी तारीफ के लिए। हमारी तो हर जगह मिल जाएगी, बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े होते हैं, लेकिन ये इसलिए बताई जाती हैं, जैसे योगेश्वर भाई साहब ने पहले ही बोला, कि शायद हमसे कोई सीख के, आप कोई अपनी फील्ड में बेहतर करना चाह रहा, कोई यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाह रहा, कोई आईएएस आईपीएस के सपने देख रहा होगा, कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाह रहा होगा, कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा होगा, हो सकता है कुछ पॉलिटिक्स के भी सपने देखते हों, या एक भाई ने बताया हुआ एथलीट ओलंपिक मेडलिस्ट बनना चाहता है। तो किसी भी फील्ड में हो, लाइफ का एक ही फंडा है, स्ट्रगल तो देखो साथ में रहता है।
जो स्ट्रगल करता है कहानी भी उसी की बनती है। हो सकता है कोई फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा हो, जिसको गिफ्ट में मिला हो, लेकिन 90% ऐसा होता है कि आपको खुद मेहनत करके आगे आना पड़ता है। किसी भी बड़े खिलाड़ी को या बड़े बिजनेसमैन या बड़े लीडर को देख लो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर कोई बड़े बिजनेसमैन को देख लो आप, या खिलाड़ी की बात करें, दो खिलाड़ी मेरे साथ यहाँ पहले ही बैठे हैं जो देश के लिए एक मॉडल है। रोनाल्डो एक ऐसा खिलाड़ी पूरी दुनिया ने नाम सुना है, चाहे कोई स्पोर्ट्स का है चाहे कोई नहीं है, जानते हैं ना, सभी जानते हैं हम। लेकिन वो खिलाड़ी भी सड़कें साफ करता था। ऐसी ही हमारी कहानी है, भाई साहब ने बताई। मैंने 11वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, छोड़नी पड़ी थी, छोड़ी तो क्या थी। मैं जब 11वीं में आया तो पिताजी चले गए थे, माँ तो 3 साल का तभी चली गई थी, मजबूरी में छोड़नी पड़ी थी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ाई अफोर्ड कर पाऊँ, और मेरी बड़ी बहन थी, मैरिड थी, लेकिन उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, वो भी घर आगे रहने लगी थी। और मेरे भांजा भांजी बहुत छोटे थे, मेरी भांजी नर्सरी क्लास में थी और भांजा फर्स्ट क्लास, तो उनकी भी देख रेख करनी थी। मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। 10th क्लास में मेरी मेरिट आई थी, और जिस स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ता उन्होंने मुझे एटलस साइकिल गिफ्ट में दी थी, तो मैंने उसी स्कूल में रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मुझे उस टाइम 3,000 रुपये की जॉब ऑफर की थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे 10th में 96 मैथ में मार्क्स आए थे और 96 इंग्लिश में, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने कबड्डी इसलिए चूज किया क्योंकि कबड्डी खेल में कोई खर्चा नहीं लगता है। एक अपनी कबड्डी की किट ली और ग्राउंड में चला गया। और जो बहुत से आजकल स्टूडेंट्स हों या एथलीट हों या किसी भी फील्ड में, एक शिकायत रहती है सुविधाओं की। हमारे स्पोर्ट्स में बहुत सारे खिलाड़ी बोलते हैं अच्छा कोच नहीं है। जैसे आप हो, बड़े एग्जाम की तैयारी करो कि अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं मिला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला। बिना गुरु का खिलाड़ी हूँ, देश का कप्तान बनाओ। स्टार्टिंग के 2.5-3 साल कोई भी ऐसा कोच नहीं कि ये मैं किसी कोच से सीखा हो। मेरे गांव से गोहाना, चमारिया मेरा गांव रोहतक के पास, 29 किलोमीटर पड़ता है। गोहाना तक रनिंग करके जाना और वापस आना, 58 किलोमीटर रनिंग कर रखी मैंने। एक चीज निश्चित थी, कोच हो या ना हो, सिफारिश हो ना हो, मेहनत इतनी करूंगा कभी तो दिखूंगा। मेहनत इतनी करता था। उतार चढ़ाव ऐसा नहीं कि बहुत आए। जब भाई साहब ने, योगेश्वर जी ने बताया कि 5-5 6-6 ऑपरेशन में 4-4 ओलंपिक खेले, 16 साल ओलंपिक खेलना कोई छोटी बात नहीं होती। लगातार सपने होते हैं लोगों के ओलंपिक, एक ओलंपिक में पहुंचना, और 16 साल इतना फिट, इतना हार्ड वर्क कि ओलंपिक में रहो आप लगातार। ये उतार चढ़ाव है, जिंदगी इसी का नाम है। 2013 में कथुरा गांव में स्टेट हुई थी, पूरे हरियाणा में बिल्कुल उस टाइम दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। इतना तगड़ा खेला था मैं। हरियाणा पुलिस में 7 एशियन गेम्स के प्लेयर खेले, इंडिया टीम के को कैप्टन भी थे उस टाइम, उनको हराया था। मैं स्ट्रगल और हार्डवर्क के बारे में बता रहा हूं आपको। सबको हराया, फर्स्ट आए, लेकिन फिर भी कैंप तक नाम नहीं लिखा गया था कि वह हरियाणा के कैंप में ही नाम लिख लो कम से कम। फिर राजस्थान से खेला मैं, और वो भी ऐसे नहीं। उसी दिन शाम को अजय ठाकुर, कबड्डी में जो कबड्डी को देखते हों पुराने, वो सब जानते हैं। भाई साहब के तो साथ में खेले, मेरे भी बाद में साथ में खेले। वो एयर इंडिया में जॉब करते रहे। उस रात को उनका कॉल आया। ये जीवन के दो पहलू बताता हूँ आपको, एक निराशा और एक आशा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं निराश था बहुत ज़्यादा, इतना हार्ड वर्क करने के बाद। और जिस जिस इंसान के पास सिर्फ एक ही उम्मीद हो कि अगर खेल में मेरा कुछ अच्छा होगा तो मेरी ज़िंदगी ठीक होगी, मेरी बहन और बच्चों की देख रेख ठीक से कर पाऊंगा। उस रात को 9 बजे मेरे पास कॉल आया अजय ठाकुर का कि हेलो दीपक हुड्डा बोल रहे हैं। मैं हाँ जी, कौन? बोला मैं अजय ठाकुर बोल रहा हूँ। अब हमने सुना था इंडिया टीम प्लेयर था, बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा, मेरे से पहले कैप्टन भी थे इंडिया टीम के। मैं हाँ जी भाई साहब, मेरे लिए खुशी की बात है। बोले हम भाई एयर इंडिया में खिलाड़ी भर्ती करने हैं, और हमने जसमेर से पूछा है, जसमेर भाई साहब ने आपका नाम लिया। वो जसमेर सिंह हरियाणा पुलिस में है भाई साहब, आप तो जानते हैं, आपके साथ रहे हैं, जूनियर आपके लोग, डीएसपी है अभी।
उनको ही हराया था, लेकिन उन्होंने भी, बड़े खिलाड़ी का एक बड़प्पन होता है कि उन्होंने ही उनको सजेस्ट किया कि दीपक हुड्डा कोई नया लड़का है रोहतक के पास, समरिया गांव है, उसको भर्ती करो, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है। आज ही दिन में हमें हराया उन्होंने, सब साथ साथ एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को हराया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई आप कल आ सकते हो तो महाराष्ट्र में काटोल एक जगह है, वहाँ टूर्नामेंट हम आपको देखेंगे, 2-4 टूर्नामेंट खिलाएंगे, फिर भर्ती कर लेंगे। मैं गया अगले दिन जैसे तैसे ट्रेन पकड़ के बिना टिकट के, इतने पैसे नहीं होते थे, मैं कहीं बैठता हूँ बड़ी बात नहीं करता हूँ, अपनी सच्चाई बताता हूँ। और वो इसलिए, जैसे भाई साहब ने बताया, इतना संघर्ष किया है कि अगर हम सच्चाई बताएंगे तभी तो आप सबको फील होगा कि आप भी यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते और हमसे कहीं बेहतर हो सकते। मैं वहाँ गया, उस टीम में पहले से राहुल चौधरी था, वो भी कबड्डी का शानदार खिलाड़ी रहा है, अजय ठाकुर, इन सब के साथ खेला। मैं उस टूर्नामेंट में मैंने बाइक जीती, बेस्ट प्लेयर निकला। और जब मुझे बोला जा रहा था कि 4-5 टूर्नामेंट देखेंगे, आप अच्छा खेलोगे तब भर्ती करेंगे, मेरे हाथ में जॉब और फ्लाइट की टिकट कि आज से आपकी हर जगह एयर इंडिया की फ्लाइट भी फ्री रहेंगे और आपको यही भर्ती किया जाए। उसके एक हफ्ते बाद भारतीय कबड्डी टीम, भारत की कबड्डी के जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, पूरी दुनिया के वही अध्यक्ष थे, राजस्थान से थे, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, तब तो स्वर्गवास हो गया उनका, 5 बार के विधायक थे, मिनिस्टर थे, और हमारे देश की कबड्डी के भी अध्यक्ष थे और दुनिया के भी। मुझे उनका कॉल आया कि बेटा दीपक हुड्डा बोल रहे हैं महाज, बोले आपको राजस्थान के लिए खेलना है, आज से आप राजस्थान के लिए खेलोगे। तो ये मेहनत के रिजल्ट बता रहा हूँ मैं आपको। मैं हरियाणा से हूँ, बेसिकली रोहतक से हूँ, स्टेट खेले फर्स्ट आए, 29 साल में पहली बार रोहतक फर्स्ट आया था। सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, अच्छा करता रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। स्ट्रगल इतना आया कि मैं आपके सामने बैठकर शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। मैं तब से राजस्थान से खेला हूँ, वहीं से देश के लिए वर्ल्ड कप जीता, एशियन गेम्स, 2 एशियन चैंपियनशिप, 2 बार सेफ गेम, दुबई मास्टर कप। और जिस खिलाड़ी को कुछ उम्मीद नहीं थी लाइफ में वो आगे बढ़ने की, वो एक दिन भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान बना, अर्जुन पुरस्कार मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना बड़ा खिलाड़ी बनूंगा। जब मैंने कबड्डी खेलना शुरू किया तो इसलिए किया था कि इस खेल में पैसे नहीं लगते हैं और मुझे मेरी बहन और बच्चों की देखरेख करनी थी। लेकिन मुझे इतना जुनून हो गया था भाई देश के लिए खेलना, कुछ भी हो जाए। जनवरी 2014 में पहला सीनियर नेशनल खेला था, पहले सीनियर नेशनल का बेस्ट प्लेयर था। प्रो कबड्डी लीग आई थी, पहली प्रो कबड्डी लीग में सेकंड हाईएस्ट बोली लगी थी मेरी, 12,60,000। उस टाइम इंडिया टीम के कैप्टन थे राकेश कुमार जी, उनकी 12,80,000 लगी थी। ये नहीं कि यहाँ तक ऐसे ही पहुंचे हैं, बहुत संघर्ष रहा है, चोटें आई, बाद में भी बहुत उतार चढ़ाव आया लाइफ में। जीवन में यही होता है, 2 बार लिगामेंट टूटे हैं, ऑपरेट हुआ है, 2 बार ग्रोइंग टीयर हुआ है, एंकल्स तो टूटे ही रहते थे। ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है कि दीपक हुड्डा ने कुछ अलग किया है। हाँ, मैं उन योद्धाओं की श्रेणी में हूँ जिन्होंने जिंदगी में कभी फाइट करना नहीं छोड़ा है। 2 आपके सामने पहले ही बैठे हैं जिन्होंने जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव का सामना किया है, और संघर्ष हमेशा आपको मजबूत बनाता है। कभी हवा के विपरीत स्प्रिंट लगा के देखो, बहुत जोर आएगा, ऐसे लगेगा जैसे भागा ही नहीं जा रहा। या किसी चढ़ाई पे भाग के देखो, कोई रैंप है उस पर भाग के देखो, बहुत जोर आएगा। उस पर 1 महीना लगातार भागो या हवा के विपरीत भागो, और जब हवा नहीं हो तब भाग के देखना, आपकी स्पीड 1.5 या 2 गुना होगी। यही समस्याओं के साथ होता है, जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ यही होता है। वो कहते ना कि लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, पर असली इंसान वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देता तो मुझे किसी के सहारे रहना पड़ता, पता नहीं रोटी किससे मांग के खानी पड़ती। दीपक हुड्डा कोई व्यक्तित्व नहीं होता। मेरे माता पिता दोनों ऊपर है, मेरा नाम दीपक निवास हुड्डा बोला जाता है। मेरे फादर साहब का नाम रामनिवास था। मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा करूंगा कि उसको, मेरे पिताजी के नाम को करोड़ों लोग याद रखें। मैंने वो सिद्ध कर लिया। मैंने सोचा था लाइफ में कुछ ऐसा करना है। जिस दिन अर्जुन अवार्ड मुझे मिला, भारतीय टीम का कप्तान बना, मैंने तो वो कर लिया। लेकिन आप सब देश के हीरे हैं, युवा हैं, भविष्य हैं आप देश का।
अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ ऐसा जरूर करें कि करोड़ों ना सही तो लाखों लोग तो आपको याद रखें, और लाखों ना रख सके तो कम से कम 50, 60, 70 हजार कुछ तो लोग याद रखें। ऐसे जीवन का कोई जीना नहीं होता जिसको कुछ लोग याद ही ना रख सके। और भगवान सबको कैपेबल बनाता है। हमारे डिसीजंस क्या होते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत डिसीजंस ऐसे आते हैं आपको लेने पड़ते हैं फाइट करने के लिए लाइफ में। मैंने लाइफ में 6 नौकरियां भी की। इंडियन आर्मी में रहा, एयर इंडिया में गया, एयर इंडिया में 2 बार किया छोड़ के, बाहर पेट्रोलियम रहा, इंडियन एयरफोर्स भी की, इनकम टैक्स में रहा, लास्ट में मैं इनकम टैक्स में था, दिल्ली इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस में डीएसपी दे रहे थे। उस ऑफर को छोड़ के राजनीति में आया था। और इसलिए कि मेरे जैसे ना जाने कितने गांव में मेरे से भी कहीं धुरंधर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हमारे जैसे योगेश्वर भाई साहब भी मेरे साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का हम हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सके, उन खिलाड़ियों के लिए कुछ कर सके। और आप सब अपने जीवन में कुछ ऐसा बेहतर करें कि किसी दिन आप भी यहाँ बैठें और आप जैसे हजारों युवाओं को और भी मोटिवेट कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू टीम। दीपक भाई, एक काम करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं। आप लोगों की कहानियां सुन के मुझे लगता है कि लोगों के मन में कुछ तो क्वेश्चंस आए होंगे आप लोगों के लिए। और मेरा तो सवाल एक है सिंपल सा भाई साहब आपसे, कि कई बार जो हमारी जनरेशन के सामने दो कंडीशन रहती हैं, दो टारगेट रहते हैं कि एक परिवार, एक आपका जो ऑप्शन रहता है कि आपको इस फील्ड में काम करना है। यहाँ पर जितने भी हमारे जनरेशन के लड़के लड़कियां बैठे हैं, अगर उनको कुश्ती में जाना है, उनका मन है कुश्ती में जाने का कि भाई हम देश के लिए ओलंपिक लें या फिर कॉमनवेल्थ में जाए, एशियन गेम में जाए, तो कैसे उनको आप अपना अनुभव साझा करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? कुश्ती में ये तो जाएंगे नहीं, जितने लड़के लड़कियां बैठे हैं कुश्ती में नहीं जाएंगे। हाँ, इनका मन होगा तो भगवान जैसे आगे इनके बच्चे होंगे वो जा सकते हैं, इनका अगर ये कोई मन बना ले तो। और मैं मना भी करता हूँ। एक बार मेरे पास एक बहन जी का फोन आया, बोले कि जी आप जी योगेश्वर बोल रहे हो? मगा हाँ जी। बोले कि जी कुश्ती करनी है। मैं बोला उसको जी मगा आपने दंगल मूवी देखी है? बोली हाँ। उसकी उम्र पूछी थी उसकी, शायद वो 35-40 साल की थी। मगर आपकी कोई बेटा बेटी है? बोली हाँ जी मेरी बेटी 8 साल की। मगर जी आप उन पे फोकस करिए, आप अपने आप पे अब ना करिए, क्योंकि आप पहलवान नहीं, आप नहीं बन सकते। तो अब जितने भी आप बच्चे बैठे हैं, ये गारंटी वो बोलते हैं लिख के दे सकते हैं, क्योंकि उम्र होती है। मैंने कुश्ती 7 साल की उम्र में स्टार्ट की थी, और मेरा ओलंपिक मेडल जब मैं 29 साल तब आया था। 19-20 साल की में आ सकता था, पर एक उम्र होती है। अगर आप 20 साल की उम्र में कुश्ती स्टार्ट करोगे तो आप शौक के लिए तो पूरा कर शौक के लिए कर सकते हो, पर चैंपियन बनने के लिए वो, क्योंकि उम्र ही वो होती है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे, पर आपसे एक चीज बोलूंगा, कोई ना कोई खेल आप खेलिए, कोई भी खेल खेलो आप मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे मजबूत होगे। और जब आपकी बॉडी का और आपके माइंड का कम्बिनेशन बनता है ना, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आप काफी आगे तक जाओगे। अगर मैं पहलवान नहीं होता तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या होता। मैं गांव से आता हूँ। अब हम भगवान के, दीपक ने बताया, विजेंद्र भाई ने बताया कि भाई भगवान की कृपा से हम यहाँ पे हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि इतनी मजबूत, इतनी सक्षम नहीं थी। विजेंद्र भाई भी, दीपक भाई भी किसान परिवार से, हम भी किसान परिवार से, माता पिता टीचर थे। पर मैं ये मानता हूँ अगर पहलवान नहीं होते तो घर पे काफी डिसिप्लिन का सिस्टम था, माता पिता कहीं आने जाने नहीं देते थे, पढ़ाई पर फोकस करते, कहीं जेबीटी टीचर लग जाते, कहीं 4-5 एकड़ जमीन है, अगर नहीं लगते था खेती करते अपनी। और इससे अलग तो कोई ऑप्शन था नहीं, और ना इतने बड़े सपने उस टाइम पे थे जिस टाइम की हम बात करते, ना ये फोन थे। अगर उस टाइम पे फोन होते तो क्या पता हम कुछ भी ना बनते, क्योंकि सब फोनों में घुसे रहते हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो हमारा दौर था वो कुछ भी नहीं था, बस एक ही चीज दिखती थी, अखाड़ा और अपना रूम। हम दूसरे रूम में भी नहीं जाते थे। और अब जब से भी ये फोन आए हैं, मेरे को खुद नहीं पता मैं कितने घंटे लगा देता हूँ। एक बार रील देखते हैं तो 1 घंटे पता नहीं लगता, टाइम और निकल जाता है। तो सभी से बोलूंगा कि आप जितना आपको जरूरत हो उतना फोन यूज करिए, ये इसमें हमें कहीं से भी बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। और आज अब मैं गारंटी देता हूँ, जितने यहाँ पे लगभग 400-500 बच्चे बैठे हैं, 60-70% को तो पता ही नहीं हमने क्या बोला है। कुछ को तो मैंने फोन में लगे हुए देखा है।
तो मैं यही कहूँगा कि आप आज जो हो वही हो। आप पास्ट में क्या हो सकते थे, अगर हम ये नहीं होते तो पता ही नहीं क्या नहीं होते। मैं बेशक मेरे माता पिता टीचर थे, पर उन्होंने कभी मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला। और पढ़ाई में मेरे को नहीं पता हम कैसे थे, बचपन में मेरे सभी होशियार होते हैं, पर जब से अखाड़े में जाने लगा तो मैं पढ़ाई से दूर होता चला गया। पर आज सोचता हूँ कि इतना दूर नहीं होना चाहिए था कि अब मेरे को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है चीजें। अगर मैं स्कूल में अपना कुछ टाइम लगाता, जो मैं स्कूल के पीछे स्कूल के बाहर बैठता था 3 4 5 घंटे में, वही टाइम अगर मैं स्कूल के अंदर लगाता कुछ ज्यादा सीखता। तो बस इतना ही कहूंगा कि आप आज जो भी हो तो आप अच्छे बनने की सोचिए। बट विजेंद्र भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। जो उन्होंने पहला सवाल पूछा था वो आई थिंक बॉक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। शहरों में बॉक्सिंग का थोड़ा सा फैशन बढ़ रहा है, लेकिन पेरेंट्स डर जाते हैं चोट चपाट की वजह से, रिस्की गेम है। लेकिन आप अगर किसी को है बॉक्सिंग का यहाँ पे इंक्लिनेशन, तो आप उनको कैसे प्रमोट करोगे, या क्या रिस्क समझाओगे कि देखो करना है तो अपने रिस्क पे करना? बॉक्सिंग बाहर आउट ऑफ वर्ल्ड जाएंगे आप, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो बहुत फेमस है यहाँ पे। क्रिकेट बहुत चलता है यहाँ, तो आपको तो खिलाया जाता है, आपको फीड किया जाता है, क्रिकेट देखो, क्रिकेट जियो। और बॉक्सिंग करना है तो भैया दो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। एक तो मारना पड़ेगा, एक मार खानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है दोनों चीज़ें। और अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार है तो बॉक्सिंग कर लो। और बॉक्सिंग इतना आसान नहीं है, लोग कहते हैं बड़ा आसान है। बॉक्सिंग वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पोर्ट माना गया है। ओनली 2% है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो खेलती है। बिकॉज हमारे पंच लग जाता तब भी आपसे पूछा जाता कि दोबारा फाइट लड़नी है, 1 2 8 तक काउंट करते हैं, और वो हाँ बोलता है तो अब दोबारा से रिंग में उतर के दोबारा से फिर फाइट करनी पड़ती है। और फिर सब चीज़ें दोबारा का पंच लगता है, दोबारा फिर पूछा जाएगा आपसे। अगर आप जैसे यूएफसी में बहुत सारे लोग कहेंगे यूएफसी बड़ी डेंजरस है, पर उसमें तो एक टैप कर दो खत्म हो गया, लेकिन वहाँ काउंटिंग नहीं होती सब चीज़ें। तो भैया बॉक्सिंग ये मर्दों वाला काम है, ये वो ही कर सकते हैं जिसके अंदर है कुछ अंदर जो करना चाहता है, जो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, वो तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। ये बॉक्सिंग स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि देखो स्ट्रेस तो बहुत है बॉक्सिंग में, जैसे आपने बोला कि मार खानी पड़ती है। स्ट्रेस कुछ नहीं है, नहीं मजा आता है ना, और क्या। मारना और मार खाना बड़ा एक एंजॉयमेंट है इस चीज में। मैं बड़ा मिस करता हूँ अब, कई बार ट्रेनिंग नहीं होती सच में। लाइक बहुत सारे जितने भी हमारे जो वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट है, चाहे कोई भी, जैसे फ्लोइड है, अभी तक वो 50+ हो गया, अभी तक स्टिल फाइटिंग। मैनी पाकिया था, उसने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन दोबारा से रिंग में आ रहे। उन्होंने देख लिया कि लाइफ कितनी बोरिंग है विदाउट बॉक्सिंग। तो आप नहीं, बहुत मजा आता है इस चीज का। और वो जो एक चीज मिलती है जब रिंग में आप जाते हैं, जो लड़ाई होती है उसका अलग है, उसको आप नहीं बयां कर सकते उस चीज को। बड़ा मजा है उस चीज का। दीपू भाई, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ। प्रो कबड्डी हाई स्ट्रेस, हाई परफॉर्मेंस, हाई एक्सपेक्टेशन गेम है। पैसा भी लगा होता है, लोगों ने टीम्स खरीदी हैं जैसे आईपीएल में होता है। तो फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम ये सोचे कि ये स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हो, एक्सपेक्टेशंस को कैसे हैंडल करके अपना फोकस अपने खेल पे कैसे रखते हो, वो कैसे सीखा है आपने? कबड्डी एक ऐसा खेल है जो सब खेलों का मिक्सचर है। हाँ, थोड़ी पिटाई भी है, थोड़ी बॉक्सिंग भी है। और वो क्या है, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होता रहता है। और जब से प्रो कबड्डी आई तो थोड़े रूल चेंज कर दिए। एक तो हर थर्ड रेट डिसाइड होती है, सुपर टैकल्स होता है। तो मेरे ख्याल से तीसरे चौथे नंबर का अब दुनिया फास्ट गेम होगा, क्योंकि 20 पॉइंट किसी टीम का लीड है हाफ टाइम में तो वो भी हार जाती है, दूसरी टीम उससे भी 10 15 का लीड ले लेती है। एंटरटेन बहुत है। और कबड्डी ऐसा खेल है भाई, सब खेल सकते हैं, बस जुनून होना चाहिए थोड़ा। मेहनत तो इसमें होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तक कुश्ती वाले दाव भी बहुत होते हैं, चोट इसमें बहुत लगती है क्योंकि 7 7 खिलाड़ी ऊपर गिरते हैं। रेडर तो एक ही होता है, पकड़ने वाले 7 हैं। एंटरटेन बहुत ज़्यादा है। और जब से प्रो कबड्डी लीग आई है, कबड्डी हमारे देश में शायद 50 60 लाख खेलते होंगे। और हरियाणा में जो योगेश्वर भाई साहब के गांव में ये अब 2 एशियन गेम्स खेले हैं, मेरे जूनियर रहे हैं साथी खिलाड़ी, इनके गांव में तो तकरीबन 200 300 कबड्डी खेलते हुए। हरियाणा में ही कई लाख खिलाड़ी कबड्डी खेलते हुए। अब पिछले साल एक खिलाड़ी 2.5 करोड़ रुपए में बिका है, एक बिल्कुल गांव से निकला हुआ बच्चे को। जब इतने बड़े स्तर पर, मैं खुद 1.5 1.5 करोड़ तक खेला हूँ। जयपुर पिंक पैंथर कप्तान था अभिषेक बच्चन जी ने मुझे खरीदा था। तो मेरे ख्याल से
फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर कबड्डी में खेलना चाहते हैं तो कॉलेज लेवल पे आके भी खेल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी के जो जिन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके खेलना स्टार्ट किया और वो आज प्रो कबड्डी लीग में 60-70 लाख रुपए में पिछले साल ऑक्शन हुआ उनका। तो फ्यूचर बहुत है। होता है। मेरा सवाल एक आप तीनों से ही है एक्चुअली कि जब इतनी सक्सेस मिलती है, सोशल मीडिया पे प्यार मिलता है, लोग पहचानने लगते हैं, तो ध्यान तो भटकता होगा ना, लाइक्स आने शुरू हो गए, कमेंट्स पे आने शुरू हो गए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़, कभी तो ध्यान भटकता होगा, फिर वापस कैसे लेकर आते हैं ध्यान को? आपसे शुरुआत करेंगे। मैंने अभी बताया ना कि ये जो हमारे खिलाड़ी जो लंबा नहीं चलते आज के टाइम में, ये सोशल मीडिया की देन है। विजेंद्र भाई ने 13 ओलंपिक खेले हैं, बड़ा लंबा। दीपक भाई खेले हैं, हम साथ में खेले हैं 2004, 8, 12 ओलंपिक। आज एक ओलंपिक 2 ओलंपिक खेलने के बाद खिलाड़ी नहीं खेलते। जब आप ये देखने लग जाते हो ना कि आप अपने काम को छोड़े कि आपके फॉलोअर कितने हैं, आपको कितने लोगों ने लाइक किया, तो आपका वहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आप अपना काम करते हो, खेलते हो या कोई भी काम करते हो, तो जिससे आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। ये आपकी कामयाबी में आपके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बात आज का इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। आज मैं खेल नहीं खेलता, मैं अकेडमी चलाता हूँ। जब तक मैंने कुश्ती की 2016 ओलंपिक तक मेरे पास फोन होता था, पर वो हमेशा बंद रहता था। जो मेरे साथ जितने भी बच्चे रहते थे, किसी के पास फोन नहीं होता था, फोन का भी यूज नहीं करता था। किसी को अगर मेरे से जरूरत बात करनी होती थी तो मेरे कोच के पास फोन आता था, वो मेरे से बात कराते थे। तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया बड़ा एक स्लो पॉइजन, मतलब धीमा जहर है सोशल मीडिया हमारे लिए। आप जितने भी हमारे साथी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए बोलूँगा, जब तक आप एक मुकाम हासिल ना करें तब तक जितना इनसे दूर होगे उतना बढ़िया है। बट विजेंद्र भाई अब आप पे आते हैं, आप तो एक्टिंग करने वाले हो, इंस्टाग्राम के बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं। ऐसे नहीं, भाई साहब ने बता तो दिया अभी, पर आजकल तो भाई साहब कुश्ती भी आजकल इंस्टाग्राम पे होती है। कसम से मैं देखा, एक आपका पहला आना है सोनीपत का है, उसके कदे मिलियन फॉलोअर हैं। मैं क्या देखे कि योगेश्वर दत्त ओलंपिक मेडलिस्ट है, उसको कोई नहीं पूछता, और उनके मिलियन फॉलोअर। मैं क्या यार, बॉक्सिंग भी आजकल इंस्टाग्राम पे होती है, वो उसको चैलेंज करता, वो उसको चैलेंज करता। मैं क्या यार, देख क्या देश का दुर्भाग्य है। मैं क्या ये भी सब चीज़ें आगे इंटरनेट पे हुआ करेंगी, तो आप इसको अवॉइड भी नहीं करते। आई डोंट थिंक सो कि आप इसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, नहीं कर सकते। लोग ये एक को कहते हैं ना, जिंदगी एक तमाशा है, लोग तमाशा देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आप इसको बदल सकते हो। और रही बात क्यों करते हैं भैया, सब के इट्स ऑल अबाउट मनी, पैसे मिलते हैं उनको इसलिए शायद करते हैं। और ओलंपिक मेडल में शायद ना उनको ख्याति नहीं मिलती है, ना नहीं देखना चाहते। मैं नहीं कहता कि एथलीट करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन है, ये पहले भी आते थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आप उनको चेंज कर सकते हो। नहीं, बढ़िया, नहीं कर सकते। बहुत बड़ी। दीपक भाई आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने बोला अब आप उस दिशा में भी चल दी हैं, तो आपके लिए तो इंस्टाग्राम एक बहुत बढ़िया टूल है, कंस्ट्रक्टिव टूल है, कैसे उसको यूज कर रहे हैं? भाई साहब मेरी तो पोस्ट मैनेजर वगैरह करता है। लेकिन नहीं, सच्चाई बात है, देखते हैं डाल दे रहा है। मुझे क्या है, हर फील्ड में मतलब मैं जहाँ भी रहा मुझे लगता है मुझे बेहतर करना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में, मैं अभी हरियाणा में एमएलए इलेक्शन लड़ा था, मैं हार गया था, लेकिन मुझे बहुत कुछ करना है। ये सिर्फ बातों के लिए नहीं है कि मुझे करना है, सिर्फ बात करते हैं, मुझे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा करना है। योगेश्वर जी बहुत कोशिश करते रहते हैं, हम दोनों लगे रहते हैं। देखो फ़ोन तो सबको यूज़ करना होता है भाई, हम भी देखते हैं, मुझे अपडेट रहना पड़ता है, और योगेश्वर जी को पता है, इनको भी अपडेट रहना पड़ता है विदेश में क्या हो रहा है, न्यूज़ रिलेटेड। बस इतना यूज़, मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ एक प्रोग्राम से दूसरे में तब देख पाता हूँ। फ़ोन यूज़ करिए, मैं पहले ही फ़ोन यूज़ करता था, मैं इसलिए बताया कि बिना कोच का खिलाड़ी रहा हूँ। दूसरे खिलाड़ियों के, बड़े बड़े खिलाड़ियों की वीडियोस देखना, कैसे किक मारता है, कैसे टच मारता है, जंप दुबकी कैसे करता है, मैं वो देखता था। किसी भी फील्ड में अगर आप एक बार ऊंचाई पर पहुंच सकते हो, लेकिन मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। एक बार पहुंचना, आप एक जुनून से या एक बार हार्डवर्क से पहुंच जाओगे, लेकिन अगर उसको बरकरार रखना है तो डिसिप्लिन चाहिए। और ये फ़ोन एक ऐसा पॉइजन है, भाई साहब ने बताया कि रील देखने लग जाए पीछे ही नहीं हटा जाता। ये सच्चाई इसलिए बताई कि आप सब युवा जनरेशन है, आपका फ्यूचर है, आप देश का भी फ्यूचर है। आप सब फ़ोन देखें,
लेकिन ज़्यादा बेटर हो कि आपके एजुकेशन के लिए या आप जो भी अपनी फील्ड में अच्छा करना चाहे, डॉक्टर है या इंजीनियर है या यूपीएससी एग्जाम की, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड जो खिलाड़ी बनना चाहते हो अपनी फिटनेस के लिए, आजकल तो सब कुछ है इस पे। आप किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं, इतनी तो इसमें टेक्निक्स बता देंगे फिटनेस के लिए, सब कुछ है। मेरा तो यही मानना है कि बेहतर करने के लिए ज़्यादा यूज किया। शुक्रिया। First of all, sir, my name is Simran and I also come from Haryana, Bhiwani district. And sir, बहुत अच्छा लग रहा है पहले तो आप सबको देख के, क्योंकि एक पर्सनल कनेक्शन फील हो रहा है जब हरियाणवी को भी आगे जाते देख रहे हैं। सो माय क्वेश्चन वाज दैट कि आपने कबड्डी से पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन करने का सोचा। सो व्हाट वाज दैट वन पॉइंट कि आप हरियाणा में क्या इंप्रूव करना चाह रहे थे कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, स्पेशली कबड्डी या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। एंड ऑल्सो सर, वन मैसेज फॉर ऑल द हरियाणवी पीपल दैट हैव कम हियर टू स्टडी और बाकी फील्ड्स में भी जाने के लिए, व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल अस? दैट्स हमारे देश में 2030 में कॉमनवेल्थ भी होना है, 2036 में ओलंपिक गेम्स भी। जब दीपक हुड्डा यहाँ बैठ सकता है, विजेंद्र सिंह बैठ सकता है, योगेश्वर दत्त बैठ सकता है, तो हमारे जैसे कम से कम 1000 और ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ बैठ सकते हैं। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। अगले ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जो इंडिया में होना है, अगर हम सही तरीके से काम कर पाए तो भारत देश के जो इंडिया लिखा जाता है उसके 200 मेडल भी आ सकते हैं। इतनी प्रतिभा छुपी रहती है। हर गांव में टैलेंट है, हर शहर में, हर कस्बे में, हर स्टेडियम में, हर स्कूल में, कॉलेज में टैलेंट इतना भरा पड़ा है, वहां तक पहुंचने की कोशिश है। इसलिए राजनीति में आया हूं। अब वो भगवान की इच्छा है, कितना सक्षम हो पाते हैं, कोशिश दिन रात करता हूं। मैंने पिछले साल जब राजनीति में चुनाव लड़ने की ठानी थी तो लोग अलग अलग कैंपेन करते हैं अपना दमखम दिखाने के लिए, चुनाव में टिकट लेने के लिए। मैंने उस टाइम 190 गांव में खेल करवाए थे, कई हजार किट बांटी थी, और मैंने सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं कराए, मैंने खेल को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में बड़े बूढ़ों की दौड़ भी कराई, महिलाओं की दौड़ भी कराई। उस गांव, जिस भी गांव में गया उस गांव का परंपरागत खेल करवाया। जैसे फुटबॉल किसी गांव में खेलते, किसी में हॉकी खेलते, किसी में कबड्डी, किसी में कुश्ती। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हमसे कई ज्यादा धुरंधर, अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न, ओलंपियन गांव की मिट्टी में छुपे रहते, उनको आगे लेके आना है। बस इंतजार है उस मौके की, उसके इंतजार में हूँ जी। बहुत बढ़िया। और आप सबको, युवाओं को, आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। मैं भी पहले बॉक्सिंग वगैरह करता था और मैंने सर के इतने सारे मैच देखे हैं। सर हर मैच में एकदम तोड़ ही देते हैं सर। बट एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरी जब से नकल में इंजरी हुई है उसके बाद से मेरे को बिल्कुल बॉक्सिंग अवॉइड करने के लिए बोल दिया है। सो हाउ डू यू डील विद इंजरीज एंड ऑल? जैसे आपने बताया कि पॉलिटिक्स में भी हार जीत चलती रहती है, सो हाउ डू यू डील विद दैट? हो जाएगा ठीक यार, फिजियो के पास जाओ, इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। बट तुम्हारा डॉक्टर को ही बकवास मिला हो तुम लोग को, बिकॉज हाँ होते हैं, नकल्स की बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, हमारे भी होती थी। बट वी टू डू लॉट ऑफ वैक्स, आइसिंग, ये सब चीज़ें हो जाएगा ठीक है। बिकॉज दैट्स द मेन थिंग ना, हमारा काम ही ये है मारना। ये अगर इसमें चोट लग गई तो फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यार फिजियो होते हैं ना हमारे, तभी मैं कहता हूँ हमारा हिंदुस्तान, बोलने में हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, बट जब टीम बनती है तब पता लगता है फिजियो कितने हैं टीम में, कितना उसके अंदर हुनर है। तो हमारा बहुत सारी चीजें हैं अभी, कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन धरातल पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन हो जाएगी ठीक। इस पे भैया मैं तो अपना जो ट्रीटमेंट हमें चोट लगती थी वही बताता था। तो फिजियो के पास जाओ, वो आपको बेस्ट गाइड करेगा। और रही बात 2008 के ओलंपिक की, आपने पूछा था राइट, तो भैया मेरे सबसे पहले जहन में बस एक ही आया था कि मैं डीएसपी बन गया भाई। मैं कहा दैट्स इट, है ना। हाँ, बिकॉज इंस्पेक्टर था उससे पहले मैं। और जब मैं गया तो भाई साहब अपने ममता खरा, वो 2-3 और थे हमारे डीएसपी पहले बन रखे थे। हमारी परफॉर्मेंस थी कि हमें भी डीएसपी बनाया जाए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हमें इंस्पेक्टर दिया गया। और जब हमने देखी उनकी बैरक तो भैया वो देखा, उसमें अटैच लेटरिन बाथरूम और एसी लगा हुआ है, सामने कलर टीवी। और जब हमने इंस्पेक्टर की देखी तो एक इतना बड़ा हॉल था, उसमें 12 लगे हुए थे बेड। लाइए इंस्पेक्टर के भैया बैरक बोलते हैं जिसको, उसका एक कॉमन बाथरूम था। तो फिर डीएसपी की देखी तो हमने बहुत डिफरेंट पाया। मैं क्या, ऊपर वाला बाबा मेरे करे तो भाई हमने डीएसपी बन के आएंगे। और फिर डीएसपी मेडल जीता तो मैं क्या डीएसपी बन गया, वही रूम लूंगा फिर मैं जाके।
तो वही 26 नंबर रूम था, वो लेकर फिर मैं वही उसी में गया। एंड दरवाज़ा लाइक ओलंपिक मेडल की जर्नी जो पूरी हो गई थी। लेकिन हमने सबसे पहले अपने दोस्त, अपने कोचिज और अपने परिवार को थैंक यू भी बोला था साइड बाय साइड। हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।